हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अब आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो चला रखी है, जिसमें मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर के जूलॉजी के जितने भी पेपर है, ठीक है, जो यूजी है बीएससी के लिए, उन बीएससी के लिए जो जूलॉजी के तीनों पेपर है, उन तीनों पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर आई हूँ, जिनमें से कुछ जो टॉपिक्स है, कुछ जो पेपर है वो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ जो टॉपिक है वो तो क्या हो गए बच्चों, अपलोड हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुए। तो अब जो टॉपिक या जो पेपर अपलोड नहीं हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से जो पेपर है वो अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे क्या, आज कौन सा पेपर करेंगे, अपन बात करते हैं कि आज जो है वो कौन सा पेपर पढ़ेंगे अपन। तो मैं जो पेपर पढ़ा रही हूँ बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का पेपर है, और पेपर नंबर कौन सा है बच्चों, इसमें जो पेपर आएगा वो आएगा पेपर नंबर सेकेंड। कौन सा है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड थर्ड नंबर है इवोल्यूशन। ठीक है, पेपर नंबर सेकेंड बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी, और जो पेपर है वो कौन सा है, पेपर नंबर सेकेंड। पेपर नंबर सेकेंड, पेपर का नाम क्या है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इवोल्यूशन, कौन से हैं बच्चों, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इवोल्यूशन, ये आपका पेपर नंबर सेकेंड है। देखो, सबसे पहली या सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बता दूं जिससे आप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इजीली कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन, या ये मैं बोलूं कि आप ना पेपर जो पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपका 50% पेपर पैटर्न आएगा, यानी जो 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 10 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे जिनमें यूनिट सिस्टम हटा दिया है, सेक्शन सिस्टम जो है हटा दिया है। आप जो 10 क्वेश्चन आएंगे उन 10 क्वेश्चन में कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा पेपर आएगा आपका, ये आपको पता है। जैसे सेकेंड ईयर का पेपर आया था आपका, वैसा का वैसा जो पेपर आएगा वो थर्ड ईयर का आएगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। यूनिट और सेक्शन सिस्टम हटा दिया, तो अगर आप 10 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये देखो, ये 3 सेक्शन है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, 3 सेक्शन दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चन है, उनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी, पहला तरीका तो क्या होता है, मेजर तरीका, 3 में से कोई भी 2 सेक्शन जो आपको इजी लगते हैं, ठीक है, 3 में से कोई भी 2 सेक्शन जो आपको इजी लगते हैं वो सेक्शन आप तैयार कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैं अगर बात करूंगी तो मैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करूंगी, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं ना, 10 में से 8 क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं दोनों से बनेंगे। कौन से, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, सारे के सारे। ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने, पहले तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा देती हूँ, उसके बाद में आज की क्लास में अपन जितने सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में अगर 1-2 क्वेश्चन बचेगा तो उनमें मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें होता क्या और कैसे पैटर्न से इसको करना होगा। ठीक है, तो पहले में अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर आता है, एक आता है डेफिनेशन, किसकी, ऑटो इकोलॉजी की, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, इसको तो अपन बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी, और इसको बोला जाता है बच्चों सम पारिस्थितिकी।
ठीक है, स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। ज़्यादा अगर याद रखो तो वो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो याद रखो, हिंदी की टर्मिनोलॉजी आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, टर्मिनोलॉजी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझे पता है, फिर भी बता रही हूँ हिंदी में इनको बोला क्या जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में आता है बच्चों लिबिंग का नियम। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम एंड शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, लिबिंग ने एक नियम दिया था मिनिमम का, तो लिबिंग का मिनिमम का नियम इंपॉर्टेंट है, और शेल्फोर्ड लॉ का टॉलरेंस का नियम। ठीक है, कितनी अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, सहनशीलता अपनी कितनी होती है। ठीक है, उसके लिए नियम दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तीसरा जो क्वेश्चन की अगर बात की जाए बच्चों तो इसमें आ जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पूछता है। क्या पूछता है बच्चों? स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम की क्या पूछेगा? स्ट्रक्चर। और आपको पता है इसमें क्या बताने हैं आपको, एक तो बायोटिक फैक्टर और एक एबायोटिक फैक्टर्स, और फिर बताने हैं आपको बायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से बताने हैं फैक्टर्स बच्चों? एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक में कौन से आ जाएंगे? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन्वायरमेंट के जितने भी है ना, सोइल हो गई, ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी नमी हो गई, ये सारे जो फैक्टर है वो एयर हो गई, ये सारे फैक्टर एबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक फैक्टर मैं आपको ये समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि किस में कैसे करना है, तरीका बताऊंगी सारा, हर एक क्वेश्चन का आपको तरीका बताऊंगी कि इसमें इतना ही लिखना है, इसमें इतना बताना है आपको, इसमें इतना बताना है। ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है। पूरा जो आपके जो बीएससी थर्ड ईयर के दो जो पेपर है, जिसमें एक तो अप्लाइड बायोलॉजी वाला, अप्लाइड जो जूलॉजी है ना जिसमें कल्चर है, वो भी थ्योरी वाला पार्ट है। सेकेंड जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, इसमें भी ये वाले दो सेक्शन जो है वो थ्योरेटिकल है। इवोल्यूशन है वो समझने वाला पार्ट है बच्चों। अब फोर्थ नंबर अगर क्वेश्चन की बात करूं तो एक आता है बच्चों फूड चेन, फूड वेब और फूड पिरामिड्स। ठीक है, इनकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एक तो आपका नाइट्रोजन साइकिल और एक है सेकेंड नंबर कार्बन साइकिल। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो नाइट्रोजन साइकिल और सेकेंड नंबर कार्बन साइकिल। 6 नंबर अगर क्वेश्चन की इसमें मैं बात करूं तो 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा बायो अक्यूमुलेशन, एक आता है बायो मैग्निफिकेशन और लास्ट आएगा बायो डिग्रेडेशन। समझाऊंगी ये तीनों कि इसमें बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन और बायो डिग्रेडेशन क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं इसके बाद में तो इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूं। इसके बाद में अगर बात करें तो वो आ जाता है बच्चों पोल्यूशन, जिसमें आपको पता है 3 पोल्यूशन है, थ्योरी है, एयर पोल्यूशन ये पढ़ लेना, सोइल पोल्यूशन ये पढ़ लेना, और वाटर पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा जो आता है एयर और वाटर से क्वेश्चन आता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए पोल्यूशन के बाद में तो वो आ जाता है स्पेस इकोलॉजी, अर्बेनाइजेशन, छोटे छोटे टॉपिक है, और एक
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कौन सा टॉपिक हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे। और एक बच्चों इकोलॉजी में एक क्वेश्चन इधर और लिखा देती हूँ मैं 9 नंबर का, वो आ जाएगा इसमें, ये है ना 9, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ये बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है। ये भी बॉटनी जूलॉजी में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये साइकिल भी सेम है। ये जितना पार्ट है साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन ये सारा सेम है। यानी इकोलॉजी जो पार्ट है, जो इकोलॉजी की मैं बात करूं तो इकोलॉजी जो बॉटनी और जूलॉजी है, दोनों में इकोलॉजी सेम होती है, इकोलॉजी सब में सेम चलती है। तो अगर आप कहीं भी एक जगह से पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लिखा दिए। अगर एग्जाम में आप यही टॉपिक पढ़ के जाते हो तो आप आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि जो पेपर है इससे बाहर नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं इनसे, या ये जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको आराम से इसमें 3 से 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें मिलेंगे आपको। तो आपको करने कितने हैं केवल बच्चों, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप आराम से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए इनमें से। पढ़ने का तरीका कि एग्जाम में केवल ये पेपर ही, ये जो क्वेश्चन है यही पढ़ के जाओ। मैं आपको बोलती हूँ कि एग्जाम टाइम में जब लास्ट टाइम बचे तो आप यही क्वेश्चन पढ़ो, इनमें से आपका पेपर आ जाएगा बच्चों पूरा का पूरा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि और क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्या पता इससे बाहर भी आ जाए, लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो इनमें से मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे बच्चों। लेकिन करना कितना है, आपको केवल 3 करने हैं तो आराम से कर सकते हो ना। स्कोर करने का तरीका है बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं वो नंबर स्कोर करने का तरीका है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस पे मेहनत करते हो, इन्हीं टॉपिक्स पे मेहनत करते हो तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो आपके पेपर में, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ पहला क्वेश्चन से, और जितने क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, जितने होंगे वो सारे अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एक तो आता है बच्चों ऑटो इकोलॉजी और एक आता है सिन इकोलॉजी। अब ये देखेंगे कि जो ऑटो इकोलॉजी है वो किसे बोला जाता है और जो सिन इकोलॉजी है वो किसे बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करके लास्ट तक जितना होगा उतना अपन टॉपिक सारा पढ़ेंगे। और थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। पूरा जो पेपर है वो थ्योरी है, तो इसमें आप थ्योरी में खुद भी पढ़ सकते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। जो थ्योरी का पेपर है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो इसमें किसी भी टाइप की किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस पेपर की, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखाया था, एक तो लिखाया था ऑटो इकोलॉजी, तो मैं इधर तो क्या लिख दूं, ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी। और इधर सेकेंड नंबर में क्या लिखूं, सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी दो की बात कर रही हूँ कि एक साइड तो क्या लिखूंगी मैं ऑटो इकोलॉजी और एक साइड क्या लिखेंगे अपन सिन इकोलॉजी। अगर ऑटो इकोलॉजी की बात की जाए तो ऑटो इकोलॉजी किसे बोलेंगे, इकोलॉजी है, यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की स्टडी करनी है बच्चों। समझ में आ रहा है, इसमें है तो क्या एक टाइप की अपने पास इकोलॉजी है जिसमें अपन को बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की या इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है। लेकिन होती क्या है कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक स्पीसीज की विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी एक स्पीसीज का रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ में देखा जाता है, ठीक है, यानी या मैं ऐसे बोल दूं विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है। किसी एक स्पीसीज के साथ इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है उसकी स्टडी की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ऑटो इकोलॉजी। उनमें जो पारस्परिक संबंध होता है उनकी स्टडी। कोई भी एक स्पीसीज, ऑटो का मतलब एक स्पीसीज और सिन का मतलब अगर इन्वायरमेंट के साथ अपन 2 या 2 से अधिक स्पीसीज का अध्ययन कर रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट के साथ अपन एक स्पीसीज का अध्ययन कर रहे हैं उसको ऑटो इकोलॉजी बोल देंगे, और इन्वायरमेंट के साथ अपन 2 या 2 से अधिक स्पीसीज का अध्ययन कर रहे हैं
उनका मतलब पारस्परिक रिलेशन देख रहे हैं, उसको अपन क्या बोल देंगे, सिन इकोलॉजी बोल देंगे। तो अगर मैं ऑटो इकोलॉजी की बात करूं तो क्या आ जाएगी, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की एक स्पीसीज की इन्वायरमेंट के साथ संबंधों की स्टडी की जाती है। क्या आ जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी एक स्पीसीज की विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी एक स्पीसीज की इन्वायरमेंट के साथ एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, उसे ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी वही बायोटिक एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन देखी जाती है उस स्पीसीज के लिए। तो ऑटो इकोलॉजी आपको समझ में आ गया, ये डेफिनेशन ही आती है एग्जाम में, जैसे निम्न पर टिप्पणी लिखो ए और बी, ऐसा आएगा। तो ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, मैंने बता दिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें आपको पता है इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, बायोटिक हो जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे सारे। और बायोटिक फैक्टर में क्या आएगी, स्पीसीज आएगी कि उस स्पीसीज पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखेंगे, एयर अगर ज़्यादा हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट देखेंगे, वो हो जाएगा ना इसमें। तो डेफिनेशन मैंने बता दी क्या हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन जो होता है, उस रिलेशन की जो स्टडी होती है वो अपन करते हैं किसमें, ऑटो इकोलॉजी में। कोई प्रॉब्लम। सेकेंड बात करूँ सिन इकोलॉजी, तो सिन इकोलॉजी किसे बोलेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें दो या दो से अधिक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है। इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है। समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें दो या दो से अधिक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन की स्टडी की जाती है, उसे अपन क्या बोल देंगे, सिन इकोलॉजी। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, सिन इकोलॉजी। जैसे अगर मैं बोलूँ सिन इकोलॉजी में अपन किसकी स्टडी करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ क्या, पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी अगर एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के साथ तो ए ब्रांच क्या होगी इसकी, पॉपुलेशन। फिर आ जाता है कम्युनिटी इकोलॉजी, यानी कम्युनिटी की बात कर ली अपन ने। फिर बात करें हैबिटाट की, जिस आवास में रहते हैं तो हैबिटाट इकोलॉजी कि वह जिस आवास में रहती है उस आवास के साथ उसके रिलेशन की जो स्टडी होती है वो हैबिटाट इकोलॉजी हो गई। अब देखो पॉपुलेशन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, कोई एक स्पीसीज है, जैसे ये कोई एक स्पीसीज का मेंबर है, सेम मेंबर मिलकर क्या बना लेते हैं, स्पीसीज बना लेते हैं ना, ये आपको पता है। अगर एक ही टाइप के मेंबर, जैसे बहुत सारे ह्यूमंस है, वो स्पीसीज है एक होमो सेपियंस, ठीक है, सेपियंस स्पीसीज है। अगर मैं बोलूँ अलग स्पीसीज है, अब अगर मैं बोलूँ कि एक ही जीनस की क्या हो रही है, स्पीसीज एक जगह इकट्ठा हो रही है, यानी पॉपुलेशन बना रही है पूरी, तो वो क्या हो जाएगी, एक ही स्पीसीज पॉपुलेशन बना लेगी, ग्रुप बना लेगी। एक मेंबर का ग्रुप, एक मेंबर है और अगर एक ही मेंबर ग्रुप बनाता है एक ही स्पीसीज का तो वो स्पीसीज हो गई। सेम स्पीसीज के मेंबर्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं उसको पॉपुलेशन। और अगर मैं बोलूँ बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग
अलग अलग पॉपुलेशन है, जैसे अलग अलग स्पीसीज होगी अलग अलग पॉपुलेशन में, अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन बच्चों, कम्युनिटी। उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। पॉपुलेशन में सारी स्पीसीज सेम होती है, लेकिन कम्युनिटी में जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आया? तो ये अपन ने बात कर ली बच्चों ऑटो इकोलॉजी की और सीन इकोलॉजी की, कि ऑटो इकोलॉजी किसे कहा जाता है और सीन इकोलॉजी किसे कहा जाता है। समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी एक स्पीसीज के साथ इन्वायरमेंट का अध्ययन देखा जाता है, रिलेशन देखा जाता है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें 2 या 2 से अधिक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ क्या देखा जाता है बच्चों, रिलेशन देखा जाता है। तो इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी और हैबिटाट इकोलॉजी पढ़ेंगे अपन। ये बात आपको समझ में आ गई। ये अपन ने बात कर ली ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ लिविंग मिनिमम का लॉ सॉरी, लिविंग का कौन सा बच्चों, मिनिमम का नियम। कौन सा देखेंगे अपन, लिविंग जो है उसका मिनिमम का नियम। लिविंग ने क्या नियम दिया था, एक तो नियम दिया गया था शेलफोर्ड के द्वारा, यानी एक तो नियम दिया था किसने, शेलफोर्ड नामक एक साइंटिस्ट था उसने, और दूसरा नियम दिया था लिविंग ने। तो इन दोनों नियम की बात करेंगे कि जो शेलफोर्ड है उसने क्या बताया था और जो लिविंग है उसने क्या बताया था, इनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले लिविंग की बात करती हूँ मैं, कि जो लिविंग साइंटिस्ट है उस लिविंग ने क्या बताया था, कि कौन सा नियम दिया था लिविंग ने और क्या बताया था कि अपने नियम में। तो क्या आ जाएगा, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है, अगर कोई भी स्पीसीज है उसको सरवाइव करने के लिए या उसकी वृद्धि करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि इस लिविंग ने क्या बताया था, इस लिविंग ने ये बताया था कि कोई भी स्पीसीज को कोई ना कोई ऐसे फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि चाहे वो कम मात्रा में ही उपलब्ध क्यों ना हो, यानी मिनिमम का मतलब कम मात्रा में ही उपलब्ध क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फैक्टर प्रेजेंट होगा ना तभी उसकी स्पीसीज की ग्रोथ हो पाएगी, उस एनिमल की ग्रोथ हो पाएगी। अगर वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो उस एनिमल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यानी कि किसी भी एनिमल की ग्रोथ करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट में क्या चाहिए, उसको कोई ना कोई फैक्टर चाहिए, जिसको बोला जाता है इसेंशियल फैक्टर। जैसे अपनी बात करें विटामिन्स की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो जो विटामिन्स है वो अपन को कम मात्रा में ही चाहिए ना, इनकी कम मात्रा ही क्या करती है, अपनी बॉडी में इनकी ग्रोथ करवाती है। जो बॉडी में अपनी बॉडी की ग्रोथ होती है वो विटामिन की कम मात्रा के कारण ही हो जाती है। लेकिन आप सोचो अगर विटामिन अपन लेना बंद कर दें या विटामिन बॉडी में बनना ही बंद हो जाए तो क्या अपनी बॉडी की ग्रोथ हो सकती है? अपन कितना भी फूड मटेरियल खाए जिसमें विटामिन नहीं हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। जितने भी सारे फैक्टर है वो अपने पास प्रेजेंट आवश्यकता से अधिक हो, लेकिन विटामिन बिल्कुल ही नहीं हो तो अपनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यानी इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो अपनी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ये तो एनिमल्स के लिए बात कर ली। प्लांट में जो होता है बोरोन, क्या होता है प्लांट में, बोरोन। इस बोरोन के कारण प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, चाहे इसकी अमाउंट क्या होती है एकदम मिनिमम ही क्यों ना हो, इस बोरोन के कारण क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस बोरोन को बंद कर दिया जाए, देना या कम कर दिया जाए, इसका प्रोडक्शन कम हो जाए, सिंथेसिस कम हो जाए और बाकी जितने भी मटेरियल है वो अपन आवश्यकता से अधिक दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये किसने बताया था? लिविंग ने। लिविंग ने ये बताया था कि किसी स्पीसीज, किसी एनिमल की, किसी प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए एक ऐसा इसेंशियल फैक्टर चाहिए जिसकी कम से कम मात्रा भी उसकी ग्रोथ करवा सकती है। अगर वो इसेंशियल फैक्टर अगर अनुपस्थित है तो किसी भी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसके लिए काम में लिया गया लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है, लिविंग का लॉ ऑफ मिनिमम। लिविंग ने क्या बताया था, अब इसकी थ्योरी अपन लिख लेते हैं। समझ में आ गया कि लिविंग ने क्या बताया? तो अपन बात करते हैं लिविंग के नियम की। तो इसमें लिखेंगे लिविंग के अनुसार जीव की वृद्धि उस पदार्थ के लिए सीमित होती है या उस पदार्थ पर निर्भर करती है। लिविंग के अनुसार
किसी जीव की वृद्धि लिबिक के अनुसार किसी जीव की वृद्धि उस पदार्थ के लिए सीमित होती है या उस पदार्थ पर निर्भर करती है, कि लिबिक के अनुसार किसी जीव की वृद्धि उस पदार्थ के लिए सीमित होती है या उस पदार्थ पर निर्भर करती है जो उसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, निर्भर करती है जो उसे कम मात्रा में क्या होता है, जो उसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, जो उसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसे नियम को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ मिनिमम। समझ में आ गया कि अगर कोई कम मात्रा में कोई पदार्थ उपलब्ध है या कोई अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट उपलब्ध है, तभी उसकी उस कंपोनेंट के कारण वृद्धि होती है बच्चों। अगर वो नहीं होगा, अगर उस कंपोनेंट को, या मैं क्या लिख दूँ, यदि उस पदार्थ को जीव को देना बंद कर दिया जाए, जीव को देना बंद कर दिया जाए तो उस जीव की वृद्धि रुक जाएगी, तो उस जीव की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, उस जीव की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, ये बताया था लिबिंग ने। समझ में आ गया क्या बताया। अब आप एग्जाम्पल में एक साइड तो एनिमल का लिख लेना, एनिमल में आप विटामिन्स का कर लेना। एनिमल में किसका करोगे, विटामिन्स। मैंने आपको समझा दिया कि सभी जंतुओं को विटामिन की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, इसी मात्रा के कारण जो एनिमल है उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन यदि अगर विटामिन की मात्रा को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए तो उस एनिमल की ग्रोथ नहीं हो सकती, चाहे उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि विटामिन बिल्कुल भी क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अगर प्लांट्स की बात करोगे, ये लिखना है बच्चों आपको, पेपर जब आए ना आपकी क्वेश्चन आए उसमें करना है। प्लांट्स का एग्जाम्पल की बात करें तो किसकी बात करोगे, बोरोन की बात करोगे। ठीक है, जो बोरोन है वो भी एक क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। किसके लिए बच्चों, प्लांट्स के लिए। तो ऐसे फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, अब एक वर्ड मैंने काम में लिया, लिमिटिंग फैक्टर। प्लांट का भी कर दोगे ना कि प्लांट को बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसके कारण ही ग्रोथ होती है, कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बिल्कुल बंद कर दे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। अब एक मैंने वर्ड काम में लिया, लिमिटिंग फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर जिनकी कम मात्रा जंतुओं के लिए आवश्यक होती है, उसी पर उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है, उनको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे एनिमल में विटामिन क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, और प्लांट में ये जो बोरोन क्या है, वो क्या है बच्चों, लिमिटिंग फैक्टर है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ना लिमिटिंग फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो भी आपको यही नियम करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आए तो भी आपको यही करना है बच्चों। ठीक है, लिबिंग का नियम ही करना है, मिनिमम का। सेकेंड अपन देखते हैं शेल्फोर्ड का। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, आप इसमें थ्योरी आप खुद पढ़ना बच्चों, इसकी जो थ्योरी है वो खुद पढ़ना, मैं शॉर्ट बता रही हूँ। शेल्फोर्ड का टॉलरेंस का नियम, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड क्या हो जाएगा इसमें, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस की, अगर शेल्फोर्ड के टॉलरेंस के नियम की मैं बात करूं, ठीक है, जो शेल्फोर्ड है उसके टॉलरेंस के नियम की मैं बात करूं, तो उसने शेल्फोर्ड ने क्या बताया था कि कोई भी एनिमल को लेकर चलते हैं अपन। शेल्फोर्ड के नियम की अगर मैं बात करूं तो किसी भी एनिमल को ले लो या किसी भी प्लांट को ले लो, कोई भी एनिमल जो है वो किसी ना किसी फैक्टर, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ टेम्परेचर,
किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट की ग्रोथ इन्वायरमेंटल फैक्टर के एक फिक्स रेंज में ही होती है। अगर उसकी रेंज उससे कम कर दी जाए तो भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, यानी वो सहनशील नहीं होता है उसके लिए। और अगर उसकी रेंज बढ़ा दी जाए तो भी जो एनिमल और प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि वो सहनशील नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल है, एनिमल के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की बात करूं, अपने लिए बात करूं तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस ये अपना बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। या 40 डिग्री 40 अगर मैं बोलूँ 30 से 40 का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, यानी इस पे अपनी ग्रोथ होती है। तो ये होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ बच्चों, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से मैं मान कम कर दूँ, टेम्परेचर और कम कर दूँ, तो भी एनिमल की ग्रोथ रुक जाएगी। और अगर इससे बढ़ा दूँ तो भी क्या हो जाएगा? एनिमल की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि जो बॉडी होती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, जिसके कारण एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वो सहनशील नहीं हो पाता है। तो शेलफोर्ड ने टॉलरेंस का नियम, सहनशीलता का नियम बताया था कि सभी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो उनकी एक फिक्स रेंज ही एनिमल के लिए क्या होती है? ग्रोथ करवाने के लिए आवश्यक होती है। अगर उस रेंज से कम किया जाए, अगर टेम्परेचर को या इन्वायरमेंटल कोई भी फैक्टर को या उससे बढ़ाया जाए, तो उसकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है एनिमल की, और वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बताया? टेम्परेचर का बताया। समझ में आ गया? ये तो क्या हो गया? शेलफोर्ड का नियम, आप इसको लिख लेना। टॉलरेंस से समझ में आ रहा है? सहनशीलता किसकी बात कर रहे हैं? टॉलरेंस का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सहनशीलता की बात हो रही है, टॉलरेंस कैपेसिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तीसरा जो क्वेश्चन था अपना वो कौन सा क्वेश्चन था? इकोसिस्टम के बारे में था। इकोसिस्टम, सबसे पहले जो इकोसिस्टम वर्ड है वो किसने दिया था? टेंसले ने दिया था, याद रखना। टेंसले ने किसकी स्टडी की थी? इकोसिस्टम की स्टडी की थी। इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट का और जो जीव है उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इस इकोसिस्टम में अपन बात किसकी करते हैं? इन्वायरमेंट की और जीवों की आपस में रिलेशन की स्टडी। या मैं अगर बोल दूं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की स्टडी, तो इसको सीधा सॉरी अगर आपको सीधा समझाया जाए तो मैं क्या समझाऊंगी? जो इकोसिस्टम है वो दो फैक्टर से मिलकर बना है बच्चों। एक तो कौन सा हो जाएगा इसमें? एबायोटिक फैक्टर्स, और दूसरा कौन सा होता है? बायोटिक फैक्टर यानी जैविक। दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? बायोटिक फैक्टर। एक तो कौन सा हो गया? एबायोटिक फैक्टर, और एक हो गया बायोटिक फैक्टर। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना। अगर मैं बायोटिक फैक्टर की बात कर रही हूँ तो बायोटिक फैक्टर जो है वो क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर जो हो गए वो क्या हो गए? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ बायोटिक फैक्टर की, तो एग्जाम्पल क्या इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आप लिख सकते हो? जैसे आपने टेम्परेचर कर दिया, आपने प्रेशर कर दिया, ठीक है, आपने एयर कर दिया, आपने सोइल कर दिया, आपने वाटर कर दिया, ठीक है, आपने ह्यूमिडिटी कर दी, ह्यूमिडिटी यानी नमी। ये जो फैक्टर्स है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, यानी इन जो बायोटिक फैक्टर है इनकी ग्रोथ इन्हीं पे डिपेंड करती है। अगर ये एक फिक्स रेंज में प्रेजेंट है तब ही बायोटिक फैक्टर की ग्रोथ हो पाएगी। तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऐसे फैक्टर जिनके कारण बायोटिक फैक्टर की ग्रोथ डिपेंड करती है। टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, सोइल, वाटर, ह्यूमिडिटी यानी नमी। तो आप इनके बारे में लिख सकते हो कि टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर में लिख सकते हो, एयर जो है उसके बारे में भी लिख सकते हो, सोइल, वाटर और ह्यूमिडिटी के बारे में शॉर्ट आप लिख सकते हो। मैं बच्चों इसमें आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेपर पैटर्न कैसे करना है आपको, ठीक है बच्चों। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इन क्वेश्चन की मैं डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगी, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है। पूरा टॉपिक में आपको इतने सारे जो टॉपिक है वो एक लेक्चर में मैं नहीं समझा पाऊंगी, इसलिए मैं आपको इतना बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक है उसमें आपको कितना करना है, कौन कौन सा पार्ट लेके चलना है और कितने टॉपिक तक करना है। तो अगर इकोसिस्टम का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये बताना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है।
इकोसिस्टम का मतलब इन्वायरमेंट का एक पर्टिकुलर सिस्टम, पूरे इन्वायरमेंट का सिस्टम, इकोलॉजी का सिस्टम जिसमें बायोटिक फैक्टर भी प्रेजेंट हो और एबायोटिक फैक्टर भी प्रेजेंट हो। किसने दिया था? टेंसले ने। फिर हेडिंग लगाना एबायोटिक फैक्टर कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, सोइल, वाटर, ह्यूमिडिटी। फिर आप ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हो कि एयर में क्या प्रेजेंट है? O2 गैसेस प्रेजेंट होती है, इसको अलग से भी लिख सकते हो कि ये फैक्टर है। इनके बारे में आप 4-4 या 5-5 लाइनें आपको लिखनी है कि एयर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, इन सभी के बारे में। फिर अगर बात की जाए बायोटिक फैक्टर, सेकेंड हेडिंग क्या लगाओगे आप? बायोटिक फैक्टर की लगाओगे। तो बायोटिक फैक्टर में आप क्या करोगे? तो देखो बायोटिक फैक्टर की अगर बात की जाए तो इस फैक्टर में आपको क्या करना है? बायोटिक फैक्टर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। सबसे पहला तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर। सेकंड क्या हो गया? कंज्यूमर, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या हो गया? अपघटक, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डीकंपोजर। क्या बोलेंगे? डीकंपोजर। क्या बोलेंगे बच्चों? डीकंपोजर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता, और थर्ड नंबर क्या आ जाता है? अपघटक। क्या आ जाता है बच्चों? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं कि वे प्लांट्स, मेनली प्लांट्स ही आते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं सारे प्रोड्यूसर होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर जीव या वे जीव जो अपने भोजन का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, प्रोड्यूसर में क्या आ जाएगा? वे जीव जो अपने भोजन का फॉर्मेशन जो है, निर्माण जो है वो स्वयं करते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। अगर बात करें प्रोड्यूसर भोजन का निर्माण स्वयं कैसे करेंगे, क्योंकि उनमें कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। कौन सी क्रिया पाई जाती है उनमें? फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है, और उसी फोटोसिंथेसिस के कारण वो अपने जो भोजन का निर्माण है वो स्वयं कर पाते हैं। दूसरा में इसमें एग्जाम्पल की बात क्या कर लोगे आप? प्लांट्स कर लोगे ना, ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड कंज्यूमर की बात करूं, उपभोक्ता, तो उपभोक्ता कितने टाइप के? एक तो होता है बच्चों प्राइमरी, एक तो मैं बोलूं मैक्रो कंज्यूमर, पहले ये बताती हूं, मैक्रो कंज्यूमर, और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। ये भी होता है बच्चों माइक्रो कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, अपने भोजन के लिए किन पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। इन्हीं को बोलेंगे ना, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। और अब ये जो कंज्यूमर है, ये 2 टाइप के, मैक्रो कंज्यूमर यानी वे जीव जो अपने भोजन को पूरा का पूरा ग्रहण करते हैं और उसका डाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? मैक्रो कंज्यूमर। लेकिन अगर भोजन का डाइजेशन बाहर किया जाता है और फिर अब्जॉर्ब किया जाता है तो वो क्या होता है? मैक्रो कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो माइक्रो कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 टाइप के, प्राइमरी यानी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, 3 टाइप का। प्राइमरी कंज्यूमर सीधे किसको खाते हैं? प्रोड्यूसर को। सेकेंडरी ये प्राइमरी को खाकर अपना भोजन क्या होता है इनका? प्राइमरी। टर्सरी का भोजन क्या होता है? सेकेंडरी, ठीक है। माइक्रो में क्या हो जाएगा? वे जीव जो अपने भोजन का पाचन बॉडी के बाहर करते हैं, वो अपने माउथ पार्ट से एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और भोजन को बॉडी से बाहर पचाते हैं और फिर अब्जॉर्ब करते हैं भोजन को, वो क्या हो गया? माइक्रो कंज्यूमर। तीसरा डीकंपोजर की बात करें तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का अपघटन करने वाले, मृत पदार्थों का जो अपघटन करने वाले, या अगर अपन सीधा बोलूं तो मिट्टी में मिला देंगे, वो डायलॉग है ना, वो इनके लिए आता है, डीकंपोजर के लिए, ठीक है। हम तेरे को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का मतलब ये प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को मिट्टी में मिला देंगे, यानी ये इनका क्या कर देंगे? अपघटन कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो अपघटन क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का अपघटन करने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डीकंपोजर बोला जाता है, जिसमें मेनली क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने बात कर ली आपके इकोसिस्टम की, 2 टाइप के हो गए पार्ट। एबायोटिक फैक्टर, जिसमें आपको एबायोटिक फैक्टर के बारे में लिखना है, सभी के बारे में। बायोटिक फैक्टर में आपको प्रोड्यूसर के बारे में बताना है, फिर प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर होता क्या है, फिर कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो, इन दोनों के बारे में। फिर मैक्रो 3 टाइप के, तो इन 3 टाइप के बारे में बताना है।
फिर डीकम्पोजर की बात आएगी तो अपघटक के बारे में बताना है कि डीकम्पोजर क्या होता है। समझ में आया? तो ये अपन ने बात कर ली बच्चों किसकी, इकोसिस्टम की। किसकी बात की, इकोसिस्टम की बात कर ली। नेक्स्ट देखो, इकोसिस्टम के बाद में अपना क्वेश्चन आता है फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड। फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड। तो अपन हेडिंग लगाते हैं, एक साइड में लगा दूं यहाँ फूड चेन, ठीक है, यहाँ पे कौन सी हेडिंग आ जाएगी, फूड चेन। इधर में क्या लिख दूं, फूड वेब, फूड वेब, और इधर क्या लिख दूं मैं, पिरामिड। क्या आ जाएगा, पिरामिड्स। तो क्या हो गया, फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड। फूड चेन क्या है कि सारे जो ट्रॉपिकल लेवल होता है, जो सारे के सारे अगर मैं बोलूँ जो स्तर होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है कि इनके बीच में एक श्रृंखला पाई जाती है जो इनको आपस में जोड़े हुए रखती है। जितने भी ट्रॉपिकल लेवल है, यानी ट्रॉपिकल लेवल का मतलब प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, इनकी बात करी हूँ कि फूड चेन क्या है कि भोजन संबंधी अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं जो होती है वो एक चेन में चलती है कि कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा। तो वो वे श्रृंखलाएं जो एक ही चेन में ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर चलती है उन्हें क्या बोला जाता है, चेन चलाई जाती है। यानी ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर भोजन की बनने वाली श्रृंखलाएं, क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रॉपिकल लेवल के आधार पर भोजन की बनने वाली श्रृंखलाएं क्या होती है, फूड चेन होती है। तो अगर मैं फूड चेन की बात करूं तो ये फूड चेन क्या होती है बच्चों, ये एक अलग अलग टाइप की होती है। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन हो गई, दूसरी अप्रद हो गई और तीसरी पैरासाइट हो गई। कौन कौन सी हो गई, पहली अगर मैं बोलूँ चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन खाद्य श्रृंखला। दूसरी होती है इसके अंदर अप्रद खाद्य श्रृंखला। और थर्ड नंबर होती है इसमें पैरासाइट यानी परजीवी खाद्य श्रृंखला। ये तीन ही टाइप की होती है। इन तीनों टाइप के बारे में बताना है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है यानी चारण जो खाद्य श्रृंखला है उसमें क्या करना होता है, ठीक है। यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो किसे बोला जाता है, ये क्या होती है। सेकेंड अगर बात की जाए कि अप्रद खाद्य श्रृंखला होती है, ये किसे बोला जाता है, ये क्या होती है। फिर क्या हो गया, परजीवी जो खाद्य श्रृंखला होती है वो किसे बोलेंगे, परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसकी बात करेंगे। तो देखो अगर मैं सीधा सिंपल सा बोलूँ, सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या होगी, फूड चेन क्या होगी, जिसमें सारे ट्रॉपिकल लेवल एक साथ चलते हैं। यानी जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर के बाद में प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये आ गया। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी, तो ये आ गया। सेकेंडरी को कौन खाता है, टर्सरी, तो टर्सरी आ गया ना। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है ना, यानी एक चेन चल रही है कि भोजन के आधार पर एक चेन चलती है। तो सबसे बड़ा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर क्या आ जाएगा, इनको सबको डेथ होने के बाद कौन खा जाएगा बच्चों, इनका डिकम्पोज कौन कर देगा, डिकम्पोजर कर देगा। तो अगर मैं चारण खाद्य श्रृंखला की मैं बात करूं तो चारण कौन सी खाद्य श्रृंखला होगी कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो प्लांट से स्टार्ट होती है यानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल आप लिख लेना इनमें बच्चों कि कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होती है। तो प्रोड्यूसर की अगर बात की जाए, चारण खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो ये वाली जो श्रृंखला है वो कौन सी खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला है बच्चों। कौन सी श्रृंखला है, चारण, जो प्लांट से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं अप्रद खाद्य श्रृंखला तो ये किससे स्टार्ट होगी, ये अप्रद से स्टार्ट होगी। अप्रद का मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होगी। तो सेकंड क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट का एग्जाम्पल। सेकेंड का एग्जाम्पल की बात करूं तो अप्रद खाद्य श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होती है, यह खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है और बड़े लेवल तक जाती है, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल तक। यानी मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, मृत कार्बनिक पदार्थ। मृत कार्बनिक पदार्थ को कौन खाता है बच्चों, अर्थवर्म खाती है। कौन खाता है, अर्थवर्म यानी केचुआ खाता है। अर्थवर्म को कौन खाती है, चिड़िया, यानी चिड़िया लिख दूं, मैना लिख दूं। और चिड़िया को कौन खाता है बच्चों, बाज खाता है। तो ये मैंने लिख दिया।
ठीक है, तो क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ से स्टार्ट हुई ना ये, यानी अपरद से स्टार्ट हुई, फिर कार्बनिक पदार्थ तो अर्थवर्म खाता है, अर्थवर्म को चिड़िया, चिड़िया को कौन खाता है, बाज, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होकर बड़े लेवल तक जा रही है। ये वाली जो श्रृंखला है ये प्लांट से स्टार्ट हो रही है, प्लांट को बाद में कंज्यूमर खाएंगे तीनों, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका टक। परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों, परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों, परजीवी पर कंप्लीट होती है। बड़े जंतुओं से प्रारंभ होकर ये परजीवी तक जाती है। जैसे प्लांट की बात करूं, प्लांट्स को कौन खाता है, प्लांट्स को मैं अगर बोल दूं कि कंज्यूमर खाते हैं, और कंज्यूमर पर अगर मैं बोलूं पैरासाइट अटैक कर दे तो इनको कौन खाएगा, पैरासाइट। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्लांट्स की जगह मैं क्या लिखूं, यहाँ पे ग्रीन प्लांट, फिर अगर बात करूं यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल, इनको कौन खाता है बच्चों, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस पर कौन अटैक करते हैं, हेलमंथीज, हेलमंथीज यानी एस्केलमंथीज और प्लेटीहेलमंथीज है ना, पैरासाइट ही है तो ये इन पे अटैक करते हैं, यानी हर्बीवोरस को ये खाते हैं, यानी अटैक कर देंगे, यानी उनमें उन पर ही तो डिपेंड कर रहे हैं भोजन के लिए, खाने का मतलब भोजन पे लिए डिपेंड। हर्बीवोरस ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, और हेलमंथीज किन पर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस पर डिपेंड करते हैं। तो ये तीनों श्रृंखलाएं के बारे में बता दी कि फूड चेन क्या होती है, कि भोजन के स्तर का एक चेन से दूसरी चेन में लगातार चलना, श्रृंखला के फॉर्म में चलना। तीन टाइप की, चारण, अपरद और परजीवी। चारण प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, अपरद मृत कार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट होती है, परजीवी कहाँ एंड होती है, पैरासाइट पर। ये दोनों तो स्टार्ट की बात कर रहे हैं और इसकी एंडिंग की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, फिर इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल भी बता सकते हो, इसका एग्जाम्पल, इसका और इसका। समझ में आ गया। ये तो अपन ने फूड चेन की बात कर ली। नेक्स्ट आता है फूड वेब, कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल का निर्माण कर लेती है, ठीक है। अगर क्या बोला मैंने कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है वो आपस में जुड़कर अगर एक जाल का निर्माण कर लेती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फूड वेव यानी खाद्य जाल बोला जाता है, ठीक है। तो खाद्य जाल में क्या आएगा कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं यानी फूड चेन जो होती है वो आपस में जुड़कर एक जाल का निर्माण करती है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल का निर्माण करती है तो उसे क्या बोला जाता है, फूड वेब यानी खाद्य जाल बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं खाद्य जाल का निर्माण करूं तो देखो प्लांट को कौन खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है। प्लांट्स को कौन खाता है, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, मेंढक। और फ्रॉग को कौन खाता है, अगर मैं बोल दूं मेंढक को क्या कौन खाता है, स्नेक यानी सांप। और सांप को कौन खाता है, बाज। ये एक बन गई। फिर नेक्स्ट प्लांट को कौन खाएगा बच्चों, प्लांट को खाता है गाय भैंस, या मैं सीधा लिख लूं खरगोश को कौन खाता है बच्चों, हिरण को कौन खाता है, शेर, ठीक है। और ये शेर किसको भी खाता है बच्चों, जो शेर है वो सांप को भी खाता है, सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्लांट है उनको डियर खाता है, डियर यानी हिरण, सीधा हिरण भी खाता है, हिरण को कौन खाता है, शेर, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हिरण बाज ऐसे ही लिख देते हैं अपन, सीधा ही आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। हिरण को कौन खाता है, शेर को बाज। यानी आपस में जो श्रृंखलाएं हैं 1 2 3 सारी की सारी क्या होती है, आपस में जुड़ी रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, खाद्य जाल बोलेंगे। कि बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेती है, खाद्य जाल का निर्माण कर लेती है। कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या बना लेती है, फूड वेब का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अपन बात करें पिरामिड, कि ट्रॉपिकल लेवल जो है उनमें डिफरेंस को बताने के लिए, कि ट्रॉपिकल लेवल को डिफरेंस को बताने के लिए इल्टोनियन जो है उन्होंने क्या दिया था, पिरामिड के बारे में बताया था। कि जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और जो अगर बात करें डीकम्पोजर है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, ग्राफिकल डिफरेंस को बताने के लिए उनका ग्राफिकीय चित्रण किसने किया था, पिरामिड के थ्रू किया था। ये इल्टोनियन ने किया था, इसलिए इसको इल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है।
अब ये पिरामिड है कितने टाइप के होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ नंबर का भी होता है, बायोमास का भी होता है और एनर्जी का भी होता है। तो नंबर पिरामिड, संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड भी होता है, ठीक है। सेकेंड में बोलूँ संख्या के बाद में जैव भार का पिरामिड भी होता है, और थर्ड नंबर क्या होता है इसमें, ऊर्जा का पिरामिड भी होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का पिरामिड। अगर ट्रॉपिकल लेवल है उनको संख्या के आधार पर उनका ग्राफीय निरूपण किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, संख्या का पिरामिड। ट्रॉपिकल लेवल का उनके भार के आधार पर अगर ग्राफिकल निरूपण किया जाता है वो भार का पिरामिड। ट्रॉपिकल लेवल का अगर ऊर्जा के आधार पर ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड, ऊर्जा का। अब संख्या की बात करूँ तो देखो, संख्या की अगर बात करें, संख्या की पिरामिड की बात की जाए तो मैं अगर बात करूं किसकी, सबसे पहले घास की, सबसे ज्यादा क्या होता है, घास, ग्रास। उस घास को कौन खाता है बच्चों, उस घास को खाता है बच्चों रैबिट, इसको खाता है फॉक्स यानी लोमड़ी, और फॉक्स को कौन खाता है, लोयन, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, ये एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड, ये तो संख्या का पिरामिड हो गया ना, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा घास की, रैबिट की, फिर उसमें फॉक्स की, और फिर उसमें क्या हो गया, एक लोयन की। लोयन की धीरे धीरे क्या हो गई, संख्या कम हो गई। भार का पिरामिड वही भार के आधार पर, तो भार के आधार पर भी ऐसा ही बना लो ना कि भार का पिरामिड, और ऊर्जा का पिरामिड यानी ऊर्जा के आधार पर। पिरामिड का मतलब ऐसे बनाना है जिसमें ये प्रोड्यूसर ऐसे लिख लो, उसके बाद में क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद में आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद में आ जाता है टर्सरी कंज्यूमर। ऐसे पिरामिड बनाना है, ग्राफिकीय निरूपण करना है, इनका ग्राफिकीय प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, पिरामिड की। तो ये हो गए आपके तीनों पिरामिड, 3 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ना इनके, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अगर करके आओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड के बाद में अपन ने बात की थी किसकी, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कौन से बताए थे आपको, 2 बताए थे, नाइट्रोजन साइकिल और एक सेकेंड नंबर बताया था कार्बन साइकिल। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिनमें 2 इंपॉर्टेंट साइकिल कौन कौन से हो गए बच्चों, एक तो हो गया नाइट्रोजन साइकिल, कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल चलता है, पूरी प्रोसेस कैसे होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, उनका बैक्टीरिया कौन से होंगे फिक्सेशन करने वाले, फिर डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होगा उनका, नाइट्रिफिकेशन कैसे होगा, पूरा साइकिल बनाना है। साइकिल आपको आपके 11th-12th में भी था, कार्बन का साइकिल भी था और नाइट्रोजन का भी था, शायद फर्स्ट ईयर में भी था। तो ये साइकिल आप आराम से इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि केवल आप साइकिल बना के याद करते हो ना तो थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ना है जिनमें रिलेशन बताना है इन्वायरमेंट का और किसका, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का आपस में। नाइट्रोजन गैस का जो साइकिल चलता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में, उसकी बात कर रहे हैं, और कार्बन जो है उसका साइकिल चलेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, कार्बन साइकिल बोल देंगे। फिर नेक्स्ट आता है, एक वर्ड आता है बायो अक्यूमुलेशन। क्या आता है, बायो अक्यूमुलेशन। दूसरा वर्ड आता है बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। दूसरा वर्ड क्या आएगा, बायो मैग्निफिकेशन। और तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है बायो डिग्रेडेशन। कितना हो गए, 3, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन और बायो डिग्रेडेशन। कितने, 3। कि अक्यूमुलेशन में क्या होता है, फिर बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे बायो डिग्रेडेशन में क्या होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनके बारे में कैसी प्रोसेस होती है उनकी बात करेंगे। तो अगर डिफरेंस की बात करूँ तो अपन ये पढ़ेंगे कि बायो अक्यूमुलेशन में क्या आता है, बायो मैग्निफिकेशन में क्या आता है और बायो डिग्रेडेशन के अंदर क्या आता है। अक्यूमुलेशन किसे बोला जाता है, मैग्निफिकेशन किसे बोला जाता है और डिग्रेडेशन किसे बोला जाता है। तो देखो, अगर मैं अक्यूमुलेशन की बात करूं
कि बायो अक्यूमुलेशन की बात करूं तो किसी भी जैव रसायन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो किसी भी टिश्यू में या किसी भी सेल में स्टोर होने की जो कैपेसिटी होती है या स्टोर होने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? बायो अक्यूमुलेशन। हिंदी में बोला जाता है जैव संचय। क्या बोलेंगे? जैव संचय। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं? किसी भी रसायन का यानी केमिकल का, रसायन का किसी जीव की किसी भी रसायन का किसी जीव की सेल्स तथा टिश्यू में स्टोर होने की प्रोसेस, कि किसी भी रसायन का किसी भी जीव की सेल्स में या टिश्यू में स्टोर होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोसेस बायो अक्यूमुलेशन कहलाती है। बायो अक्यूमुलेशन कहलाती है। ठीक है, क्या हो गया कि किसी भी रसायन का किसी भी जीव तथा टिश्यू में स्टोर होना। आप लिख सकते हो इसको बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बायो अक्यूमुलेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो अपन यही तो देख रहे हैं ना कि बायो अक्यूमुलेशन में क्या होगा। तो देखो बायो अक्यूमुलेशन होता क्या है, सीधा सिंपल सी मैं बात करूं तो बायो अक्यूमुलेशन किसे बोलेंगे? तो जैव संचय किसे बोला जाता है? जैव संचय किसे बोलेंगे कि कोई भी जो केमिकल है, कोई भी केमिकल है, अगर अपन कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, कोई भी अपन केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उन सारी ड्रग थोड़ी होता है कि सारा का सारा डाइजेस्ट होकर सारा अब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ जो केमिकल है वो अपने टिश्यू के अंदर, अपनी सेल्स के अंदर भी जाकर स्टोर हो जाता है। तो जो स्टोर होने की प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बायो अक्यूमुलेशन। समझ में आ गया कि कोई भी जो रसायन होता है उसका किसी भी जीव के टिश्यू में या सेल्स में स्टोर होने की जो प्रोसेस होती है वो बायो अक्यूमुलेशन कहलाती है बच्चों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है? जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो कोई भी जो ड्रग होती है, कोई भी जो दवाई होती है जिसका अपन यूज करते हैं, तो मान लो कि अपन लंबे समय तक कोई दवाई का यूज कर रहे हैं, कोई ड्रग का यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी में स्टोर हो रही है ना बच्चों? स्टोर लगातार सेल्स के अंदर, टिश्यू में स्टोर भी हो रही है। 0.10 ऐसे स्टोर हो के अपने लाइफ टाइम तक वो स्टोर होती रहती है। ये चीज आपको समझ में आए? तो स्टोर होने की कैपेसिटी क्या होती है उस ड्रग के, उसको अपन बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। एक वर्ड आता है बायो मैग्निफिकेशन। पहला तो स्टोर की बात कर ली कि जो कोई भी जो रसायन है, कोई भी केमिकल है, वो सेल्स या टिश्यू में स्टोर होने की प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? किसी भी रसायन का या किसी भी अगर मैं बोलूँ केमिकल का सेल या टिश्यू में, यानी आवर्धन क्षमता जो बढ़ती जाती है, रसायन की बढ़ने वाली कंसंट्रेशन, एक जीव से दूसरे जीवों में केमिकल की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, जिसको बोला जाता है जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? बायो मैग्निफिकेशन। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि एक जीव से दूसरे जीव में केमिकल की कंसंट्रेशन, एक जीव से दूसरे जीव में सेल्स तथा टिश्यू में केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, केमिकल की सांद्रता का बढ़ना क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यानी ये तो क्या था? एक ही जीव के अंदर सेल और टिश्यू के अंदर स्टोर हो गई, और एक जीव से दूसरे जीव में सेल और टिश्यू में कंसंट्रेशन का बढ़ना। अब ये कैसे बढ़ेगी इसको मैं समझाती हूँ आपको कि एक जीव से दूसरे जीव में जो कंसंट्रेशन होती है वो किस टाइप से बढ़ेगी, कौन कौन सी जो प्रोसेस होती है, कंसंट्रेशन बढ़ने की जो क्रियाएं होती है, जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप की होगी, उसी की बात करेंगे ना कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, कैसे इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। तो मैं बात करूं बच्चों इसके अंदर, तो देखना आप कि अगर कोई एनिमल है उसने लगातार ड्रग यूज किया, ठीक है, किसी भी एनिमल ने लगातार ड्रग यूज कर लिया, तो मैंने ऐसे बोल दूं
समझाने के लिए बता रही हूँ केवल कि इसने मान लो इसकी बॉडी में 500 mg जो है वो सेल के अंदर स्टोर हो गई, सेल या टिश्यू में स्टोर हो गई, ठीक है। 500 mg है वो सेल या टिश्यू में स्टोर होगी। ये स्टोर करने के लिए उसने अपना पूरा लाइफ साइकिल लगा दिया। पूरी लाइफ साइकिल में क्या स्टोर हुई, सेल और टिश्यू में 500 mg जो है ड्रग वो स्टोर हो गई, मान लो, ठीक है। अब मान लो कि ट्रॉपिकल लेवल जो आता है, जैसे ट्रॉपिकल लेवल की मैं बात करूं तो जूप्लैक्टोन्स है, मैं ऐसे बोलूं कि ये जो फाइटोप्लैक्टोन्स होते हैं, इधर लिख देते हैं बच्चों कि फाइटोप्लैक्टोन्स की बात कर ली, फाइटोप्लैंक्टोन्स, इनमें ये 500 mg ड्रग स्टोर हुई पूरे लाइफ साइकिल में। समुद्र में पाए जाते हैं ना, समुद्र में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके पूरे लाइफ साइकिल में 500 mg जो ड्रग स्टोर हो गई। अब इस फाइटोप्लैंक्टोन्स को खा लिया किसने, जूप्लैक्टोन्स ने, तो ये पूरी लाइफ साइकिल में स्टोर हुई हुई जो ड्रग है वो किसमें चली गई, सारी की सारी जूप्लैक्टोन्स में चली गई। यानी एक बार में ही सारी की सारी किसमें आ गई, जूप्लैक्टोन्स में। इसने तो पूरा लाइफ साइकिल लगा दिया था स्टोर करने के लिए। ये हानिकारक होती है बच्चों, ये बता दूं, ये ड्रग की जो स्टोर होती है ना सेल और टिश्यू में, ये हानिकारक होती है। तो इसने तो पूरा लाइफ साइकिल लगा दिया था स्टोर करने में, लेकिन जूप्लैक्टोन्स ने जैसे ही इसको खाया वो उसकी सीधी बॉडी के अंदर चली गई और सांद्रता बढ़ गई। तो जूप्लैक्टोन्स में सारी की सारी चली जाएगी ना, जूप्लैक्टोन्स में चली गई। फिर मान लो जूप्लैक्टोन्स में चली गई, इसने और लगातार है ना अपनी बॉडी के अंदर स्टोर किया। जूप्लैक्टोन्स को किसने खाया, स्मॉल फिश में, तो ये सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो किस में चली गई, स्मॉल फिश के अंदर चली गई। जूप्लैक्टोन्स को किसने खाया बच्चों, स्मॉल फिश ने खाया, तो ये सारी कंसंट्रेशन जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो स्मॉल फिश में चली गई। स्मॉल फिश को खाया बच्चों लार्ज फिश ने, लार्ज फिश ने, ठीक है। स्मॉल फिश को किसने खाया, लार्ज फिश ने, तो ये सारी कंसंट्रेशन किसमें चली गई, इसमें चली गई। यानी लगातार कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में, तो उसको अपन बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन होना, बढ़ना, किसी केमिकल की कंसंट्रेशन का बढ़ना। तो एक जीव से दूसरे जीव में क्या हो गया, एक जीव से दूसरे जीव में उसकी सेल्स या टिश्यू में किसी भी केमिकल की जो सांद्रता बढ़ती है, एक जीव से दूसरे जीव में किसी सेल्स या टिश्यू में अगर किसी केमिकल की सांद्रता बढ़ती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, समझा दिया। और स्टोर होना होता है बायो अक्यूमुलेशन, यानी संचय हो रहा है, उसकी सेल्स या टिश्यू में जो केमिकल है वो स्टोर हो रहे हैं, वो क्या हो गया बच्चों, बायो अक्यूमुलेशन हो गया। अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेशन की, यानी जो केमिकल है उनकी टूटने की कैपेसिटी, यानी उनका अपघटन कितना होता है, ठीक है। जो केमिकल है उनका जो अपघटन है वो कितना होगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है। कि कोई भी जो केमिकल होता है बच्चों उसका कितना अपघटन किया जाता है, कितने अपघटन होता है, उसको अपन क्या बोल देंगे, बायोडिग्रेडेशन। यानी केमिकल का होने वाला कंसंट्रेशन, कितने केमिकल है जिनका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो एक जीव में केमिकल का होने वाला, केमिकल का होने वाला अपघटन, एक जीव में केमिकल का होने वाला अपघटन क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन। कि एक जीव की सेल्स में जो टिश्यू के अंदर या सेल्स में जो स्टोर हुआ है, कोई भी ड्रग स्टोर हुई है, कोई भी केमिकल स्टोर हुई है, उसमें कितनी अमाउंट है जो टूट या डिग्रेडेट हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेशन। यानी उसके टूटने में, उनके कम होने में जो प्रोसेस होती है कम होने की, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन। तीनों पॉइंट आपको समझ में आए। अक्यूमुलेशन में केमिकल जो है वो टिश्यू और सेल में स्टोर होता है, बायोमैग्निफिकेशन में इसकी सांद्रता बढ़ती है एक जीव से दूसरे जीव में, और डिग्रेडेशन की मैं बात करूं तो डिग्रेडेशन में क्या होता है, उस केमिकल का अपघटन होता है धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, बायोडिग्रेडेशन। ये 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप डिटेल में भी पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट अगर बात की जाए
ठीक है, बायो अक्यूमुलेशन की बात कर ली, बायो मैग्निफिकेशन की बात कर ली और बायो डिग्रेडेशन की बात कर ली। 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? अक्यूमुलेशन, मैग्निफिकेशन और डिग्रेडेशन। कौन कौन से बच्चों? अक्यूमुलेशन, मैग्निफिकेशन और डिग्रेडेशन, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कौन सा क्वेश्चन है? वो आता है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपन किसे बोलेंगे? कौन सी प्रोसेस होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो आपका पता है थ्योरेटिकल पार्ट है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला पार्ट है वो सारा का सारा कैसा है? थ्योरी का पार्ट है। आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोल्यूशन है वो भी आप इजीली कर पाओगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन है उनमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्बेनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, यानी गाँव से लोग शहरों में जाकर बस रहे हैं। ठीक है, गाँव से शहरों में लोग जाकर बस रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? शहरीकरण या अर्बेनाइजेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो थ्योरी के टॉपिक है वो बच्चों आप खुद पढ़ सकते हो। तो ये सारे टॉपिक जो है वो आप पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना आप एग्जाम में पढ़ के जाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।